पढ़ने से पहले इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि मैथ्स में क्या और रीजनिंग में क्या और पढ़ने का क्या प्रोसेस होगा। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स को पढ़ने के लगभग 3-4 स्टेप होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी मैथ्स को कवर करेंगे। सबसे पहला और सबसे अहम, सबसे जरूरी कैलकुलेटिव पार्ट होता है, मतलब कैलकुलेशन। सबसे बेहतर हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अगर मैथ्स में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और मैथ्स में हमें स्पीड चाहिए, तो हमारी सबसे बेस्ट कैलकुलेटिव स्पीड होनी जरूरी है। मतलब कोई विद्यार्थी अगर किसी सवाल को देखकर सॉल्व करता है, इसे हम कहते हैं कि कैलकुलेशन की स्पीड इसकी बड़ी तेज है। ऐसी स्पीड की हमें आवश्यकता होती है। टारगेट भी हमारा मैथ्स को पढ़ने के बाद और मैथ्स को पढ़ने के दौरान यही रहने वाला है कि सवाल अगर कोई है तो सवाल को सॉल्व किया जाए सोचकर, सवाल को सॉल्व किया जाए देखकर। लेकिन हाँ, सारे सवाल देखकर और सारे सवाल सोचकर सॉल्व नहीं होते। कुछ सवालों में, कुछ टॉपिक्स में आपको लिखने की आवश्यकता भी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक संभव हो, हम मैथ्स को ऐसा बना सकते हैं जैसे हिंदी पढ़ के हम जवाब निकाल लेते हैं, वैसे मैथ्स पढ़ के भी हम जवाब निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें कैलकुलेशन की स्पीड का महत्व अपनी उस मैथ्स में रखना होगा। दूसरी बात, जब हम ये कैलकुलेशन वाली चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, इसमें आने वाले लगभग 17 से 18 चैप्टर होते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन में इंक्लूड होते हैं। मतलब बेसिक कैलकुलेशन को पढ़ते समय हम 17 से 18 चैप्टर पढ़ते हैं, और इन 17 से 18 चैप्टर में ये सीखते हैं कि मैथ्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, या मैथ्स में कौन कौन सी बेसिक बातों को ध्यान रखा जाता है, या मैथ्स को देखकर ही कैसे कर पाएंगे, या किसी भी सवाल को 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और हर चीज़ में बदलाव आपने देखा होगा। जैसे कि हम इंसान, पहले हमारे पहनने के तरीके अलग थे। कपड़े पहले हम अलग तरह से पहना करते थे। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, जितना पीछे जाएंगे अपने पहनने के तरीके, अपने पहनावे में परिवर्तन पाएंगे। धीरे धीरे अब हम 2024 में आए, अभी हमारा पहनने का या पहनावा हमारा अलग है पहले वाले पहनावे से। दूसरी बात करते हैं, पहले वॉर करने के तरीके, लड़ाई करने के तरीके, युद्ध लड़ने के तरीके अलग थे। आज के तरीके अपडेट हो गए हैं, बदल गए हैं। आज के तरीके बदल गए हैं, पढ़ाई के तरीके भी बदले हैं। कैसे? पहले की अगर बात की जाए तो हमारा टारगेट इतना होता था कि हमसे कोई सवाल पूछा तो उसका आंसर हम निकाल लें, टारगेट यहीं समाप्त हो जाता था। आज पढ़ने के दौरान आपके सामने दो तरह की चुनौतियां होती हैं, क्योंकि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही आपका समाप्त हो गया। कौन सा? गलत उत्तर वाला। कोई उम्मीद नहीं करेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे गलत उत्तर आएगा, ये तो उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए। मतलब लड़ाई तो उससे आगे की है। किस चीज़ की? जल्दी कितना करते हैं। क्या आप उसी सवाल का उत्तर जो आप सही कर रहे हैं 20 सेकंड में करते हैं? क्या उसी सवाल का उत्तर आप 10 सेकंड में करते हैं? क्या उसी सवाल का उत्तर देने में आपको 1 मिनट और 2 मिनट लगता है? जितना समय आप ज़्यादा लेते हैं, दूसरों से आप उतना पीछे हो जाते हैं, और जितना समय आप कम लेते हैं, दूसरों से उतना आगे हो जाते हैं। यहाँ केवल और केवल सही उत्तर की बात हो रही है कि जो सही उत्तर आप देते हैं वो कितने समय में देते हैं। और यदि आप शुरू कर रहे हैं पढ़ाई को, तो आपके सामने शुरू से ही दो तरह की चुनौतियां, कि पहले तो आपको सही उत्तर देना सीखना होता है, और इसको हम सीखते हैं आराम से कि सही उत्तर आएगा कैसे। तो सही उत्तर को देना सीखना है। दूसरा स्टेप फिर आपको फॉलो करना है कि उसी सही उत्तर को आप कितना जल्दी दे पा रहे हैं। क्या वही सही उत्तर जो शुरुआत में आपको 2 मिनट में आता था, आपका सही आंसर, वो क्या अब 1 मिनट में आने लगा है? क्या वो अब 50 सेकंड में आने लगा है? क्या वो अब 40 सेकंड में पहुंचा? क्या वो 30 सेकंड में हुआ? क्या वो 10 सेकंड में भी पहुंचा? ये होता है निरंतर अभ्यास से, और इसे कहते हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से आप पहुंच पाते हो इस लेवल पे। तो पहला काम होता है चीज़ों को सीखने का, वो आराम से करेंगे, सीखेंगे। धीरे धीरे मेहनत करते करते आपको अपना ये लेवल मेंटेन करना होता है
कि सवाल के आंसर्स देने में आप ज़्यादा समय ना लेते हो, क्योंकि अब लड़ाई केवल सही आंसर और गलत आंसर की नहीं है। गलत आंसर तो विकल्प से हटा दीजिए कि उत्तर गलत है तो कहीं लड़ाई में है, लड़ाई से वैसे भी बाहर हैं गलत उत्तर यदि है तो। सही उत्तर के बीच में लड़ाई है। 2024 जो चल रहा है, अब सही उत्तर आप कितना जल्दी देते हो। तो हमें मेंटल कैलकुलेशन करनी होती है, हमें ओरल कैलकुलेशन करनी होती है, और उसी को बेहतर करने के लिए कैलकुलेशन के 17 से 18 चैप्टर पढ़ने होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैथ्स में हम अपना रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? रेशियो कॉन्सेप्ट में रेशियो के आधार पे बनने वाले चैप्टर, जैसे एक चैप्टर आता है रेशियो इन प्रोपोर्शन, एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप, एक चैप्टर आता है मिक्सचर एलिगेशन, और एक चैप्टर आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी समस्याएं। इस तरह के जो चैप्टर होते हैं, अगर आपने जड़ पकड़ ली, जड़ क्या है? रेशियो कॉन्सेप्ट। जड़ पकड़ ली, रेशियो कॉन्सेप्ट आपने बेहतर कर लिया, तो इसका मतलब गिफ्ट के तौर पे आपको 4 चैप्टर ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे और ये मिल जाएंगे। तीसरा, हमें पढ़ना होगा परसेंटेज कॉन्सेप्ट। परसेंटेज कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमें यह बेनिफिट होगा कि इसके आधार पे बनने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो फिर आपको सरल लगेंगे, वो फिर आपसे बहुत आराम से और अच्छे से बन जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर? खुद परसेंटेज आता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि आपने सुना होगा, डिस्काउंट का एक चैप्टर आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। इस तरह के जो चैप्टर हैं बड़े मामूली से लगने लगते हैं, अगर जड़ मजबूत है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट मजबूत है तो। अगला आता है तीसरा, एवरेज। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है, एवरेज हिंदी में औसत कहते हैं। एवरेज का जो चैप्टर है, इसके आधार पे, इस अकेले के आधार पे कोई नए चैप्टर नहीं बनते। एवरेज खुद में एक कॉन्सेप्ट भी है और खुद में एक टॉपिक भी है। अब इससे आगे की बात, जब हमारी ये चारों जड़ें मजबूत हैं, इनसे बनते हैं कुछ और चैप्टर, अब वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनमें बेनिफिट मिलेगा इन चार को बेहतर करने से। जैसे एक चैप्टर आएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन चारों को बेहतर कर लिया, वो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे। एक चैप्टर आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी संबंधी समस्याएं, इनको बेहतर कर लिया, वो बेहतर हो जाएंगे। एक चैप्टर आएगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इनको बेहतर कर लिया, वो बेहतर हो जाएंगे। एक चैप्टर आएगा टाइम एंड वर्क, इनको बेहतर कर लिया, वो बेहतर हो जाएंगे। एक चैप्टर आएगा पाइप एंड सिस्टर्न या पाइप और टंकी, इनको बेहतर कर लिया, वो बेहतर हो जाएंगे। फिर ये चीजें समाप्त होने के बाद हम पहुंचेंगे एडवांस मैथ्स में। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में क्या होगा? इससे आगे की चीजें, और बचपन से आपने एक चीज दिमाग में बिठा ली होती है, सबने नहीं तो लगभग 80% से आसपास या 85% के आसपास लोगों ने एक चीज दिमाग में बिठा ली होती है, ये है मतलब कठिन है। ऐसा बचपन से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक धारणा बहुत सारे लोग ऐसी बना लेते हैं कि जैसे ही मेंसुरेशन आएगा मतलब चीज़ें कठिन हो जाएंगी, ज्योमेट्री आएगा मतलब चीज़ें कठिन हो जाएंगी। मैंने आपसे कल भी कहा था, सरल कुछ भी नहीं और कठिन कुछ भी नहीं। जो आपने माना वो आपको सरल लगेगा, जो आपने माना वही आपको कठिन लगेगा, और जो आपको कठिन लगेगा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम भी आपको वही क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को ना तो पहले से सरल मानिए, ना किसी भी चीज़ को पहले से कठिन मानिए, उसको प्रैक्टिकली आप देखिए, फिर आपको यह एहसास होगा कि करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और ना करने से सब कठिन। तो कैलकुलेशन हमें बेस्ट करना होगा, हमें रेशियो बेस्ट करना होगा, उसके कॉन्सेप्ट और उसके आधार पे बनने वाले चैप्टर हो जाएंगे। परसेंटेज कॉन्सेप्ट हमारा बेहतर होना चाहिए, इस पे आधारित हमारे चैप्टर बेस्ट हो जाएंगे। एवरेज कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एडवांस मैथ्स में एंट्री होगी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वाला चैप्टर। आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं
कि डीआई वाला चैप्टर अगर आप में से जिसने भी परीक्षाएं पहले दी हैं तो जरूर देखा होगा। टेबल के आधार पे, पाई चार्ट के आधार पे, बार ग्राफ के आधार पे, हिस्टोग्राम के आधार पे, लाइन ग्राफ के आधार पे एग्जामिनेशन में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं इनको पढ़ने के बाद आपसे कहूं तो डीआई सबसे सिंपल चैप्टर होता है। कारण क्योंकि ये आपको आ चुका होता है, तो डीआई इन्हीं के बेस पे बनता है। और डीआई के सवालों को हम ओरली देखकर सॉल्व कर सकते हैं, इतने आसान होते हैं। और वहीं उल्टा कह दो तो डीआई बहुत सारे विद्यार्थियों को सबसे टफ लगता है, जबकि ये होता सबसे आसान है। यदि जड़ें आपकी मजबूत हैं तो चैप्टर आपको हर बार बेनिफिट देगा आगे चल के। एडवांस में फिर हम आगे चलेंगे तो हमें मेंसुरेशन भी पढ़ना है, हमें ज्योमेट्री भी पढ़ना है, हमें टेग्नोमेट्री भी पढ़ना है, हमें अलजेब्रा भी पढ़ना है, हमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, हमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है इत्यादि, हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना होता है, हमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। इस तरीके से हम शुरू से लेके अंत तक अपनी मैथ्स को कवर करते हैं। कैलकुलेशन शुरू होती है। अब कैलकुलेशन में क्या क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यही सारी चीजें बेसिक कैलकुलेशन में। नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, इसमें बाइनरी नंबर्स आएंगे, रोमन नंबर्स आएंगे इत्यादि। फिर इसमें आगे चलेंगे तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखोगे, फिर आप घातांकरणी के नियम जानोगे इत्यादि। बहुत सारे चैप्टर, एक फ्रैक्शन का चैप्टर भी इसमें आएगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन ही सिखाते हैं कि उसको तेज करो तो ये बेसिक कैलकुलेशन तेज करने के बाद चैप्टर ऑटोमेटिक तेज हो जाते हैं। तो अगर मैं मैथ्स का एक सार बताऊं तो केवल 5 ही पॉइंट है। पहला, कैलकुलेशन। हाँ, इसके अंदर गोता लगाएंगे अब हम तो हमें चैप्टर मिलेंगे एक एक करके, लेकिन मेन बात कैलकुलेशन है, टारगेट कैलकुलेशन है, वो तेज हमारा हो जाए। मेंटल कैलकुलेशन पे हमें फोकस ज्यादा करना है, देखकर कैलकुलेशन ज्यादा करनी। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज और एडवांस मैथ्स, ऐसे करते हुए ऐसे 5 पोर्शन में हम अपनी मैथ्स को पूरा करते हैं। तो मैथ्स के हिस्से से अब थोड़ा सा आगे बढ़ के रीजनिंग का हिस्सा समझ लेते हैं। चलिए, मैथ्स का हमने एक ओवरव्यू जाना है, ऊपर ऊपर से हमने इसको देख लिया कि मैथ्स कैसी रहने वाली है। अब हम थोड़ा सा रीजनिंग पे भी नजर डालेंगे। रीजनिंग हम पढ़ेंगे 3 हिस्सों में। पहला, रीजनिंग को पढ़ेंगे हम वर्बल, दूसरा पढ़ेंगे हम नॉन वर्बल, और तीसरा हम इसमें पढ़ लेंगे लॉजिकल। 3 हिस्सों में हम रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। वर्बल रीजनिंग रीजनिंग का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसे मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। आप जब किसी भी एग्जाम को देखते हैं, नोटिफिकेशन आता है तो लिखा होता है मानसिक अभिरुचि, वो यही है। यहां से मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, इसमें ही सबसे ज्यादा चैप्टर होते हैं रीजनिंग के। यहां रीजनिंग के चैप्टर लगभग 27 से 28 चैप्टर्स में इंक्लूड होते हैं। नॉन वर्बल में अगर जाएंगे तो 15 से 16 चैप्टर नॉन वर्बल में इंक्लूड होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में 9 से 10 चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। ये है रीजनिंग के सिलेबस। अब आप कम से कम यदि मिलाएं तो 27 और 15 कितना? 42। 42 और 9 कितना? कम से कम 51 चैप्टर तो हैं, और बढ़ा लीजिए तो इनको जोड़ लीजिए तो 3 और बढ़ गए, मतलब कितने? लगभग 54 चैप्टर के आसपास आपको रीजनिंग पढ़नी होती है। ये क्या है? ये है पूरा सिलेबस। किसका? रीजनिंग का। ये कहाँ आएगा? जितने भी एग्जामिनेशन आप फेस करेंगे वो सब इन्हीं के अंदर होते हैं। आपको अगर एमपीपीएससी देना है, सीसेट में आपको जो मिलेगा सब इसी के अंदर से मिलेगा। आपको रेलवेज के एग्जाम देना है, इसी के अंदर से मिलेगा। आपको एसएससी देने जाना है, इसी के अंदर से मिलेगा। आपको स्टेट लेवल की एग्जाम देना है, आपको इसी के अंदर से मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम देना है, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम देना है, आपको इसी के अंदर से मिलेगा। तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। ये है रीजनिंग में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हमने उसकी भी थोड़ी सी शक्ल देखी कि रीजनिंग कैसे दिखने वाली है, ओवरव्यू उसका क्या है।
तो हमने दोनों बातों पे थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि मैथ्स में हमें क्या कुछ मिलेगा, रीजनिंग में हमें क्या कुछ मिलेगा। और यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग में कुल मिला के हमें 110 से अधिक चैप्टर पढ़ने होते हैं। 110 से अधिक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो जाता है। और आप इतना कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं जो किसी किसी विद्यार्थी की तो बुक में भी नहीं मिलने वाला। कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मार्केट में पब्लिकेशन अलग अलग हैं। आपके पास कौन सा है ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ये आपने अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रख के आपने खरीदा हो सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपकी उस बुक में वो सारी चीज़ें मिलें जो आप क्लास में पढ़ें। क्लास में आप बुक में होने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। बुक में हो सकता है रीजनिंग के आपको केवल 35 और 38 चैप्टर मिले, क्लास में तो आपको पढ़ना 51 से 54 चैप्टर। ऐसे ही मैथ्स में होने वाला है। तो चलिए, अब इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा समझ लिया, ओवरव्यू हमने जाना है। अब करते हैं सिलेबस की शुरुआत। तो चलिए, सबसे पहले रीजनिंग आप हेडिंग डाल दीजिए। तो रीजनिंग का उद्घाटन करते हैं। हम रीजनिंग में ये जान चुके हैं कि रीजनिंग हमें 3 तरह से पढ़नी है। लॉजिकल पढ़ना है, वर्बल पढ़ना है और नॉन वर्बल रीजनिंग, हमें ऐसे 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ भी पढ़ो, जब हम वर्बल को पढ़ते हैं तो वर्बल में कुछ बेसिक हमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करो तो ये चीज़ बेहतर होती है। तो हम सबसे पहले रीजनिंग का बेसिक जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक तौर पे जरूरी हैं रीजनिंग में। तो ऐसे केवल 2 ही पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आप रीजनिंग में अल्फाबेट जानते हो और अल्फाबेट के अपोजिट हमें पढ़ने हैं। तो इसे हम कहेंगे अपोजिट अल्फाबेट। हिंदी में इसे कहते हैं अक्षरों के विपरीत अक्षर। अब अक्षर लगभग सब जानते हैं, कोई ऐसा विद्यार्थी ही नहीं होगा जो अक्षर न जानता हो या अल्फाबेट न जानता हो। ये सब जानते हैं लगभग, क्योंकि ये बचपन जब आपकी शुरुआत होती है पढ़ाई की, यहीं से शुरुआत होती है। हर बच्चे को सबसे पहले ये याद होना शुरू हो जाता है। वो स्कूल बाद में जाता है, पहले अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं उसको याद होना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही चीज़ है। यही चीज़ें आपकी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। बेसिक रीजनिंग, अल्फाबेट अपोजिट हमें चाहिए होंगे। दूसरा, हमें चाहिए होगा पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, मतलब अक्षरों के स्थान क्या हैं, कौन सा अक्षर किस स्थान पर आएगा, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब ना जानने से क्या हानि होती है वो पहले मैं आपको बता दूं, ताकि ये जानने का महत्व आपको समझ आए कि क्यों जानना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को अल्फाबेट के अपोजिट ना आते हो, और किसी विद्यार्थी को अल्फाबेट के अपोजिट के साथ नंबर भी ना आते हो, या फिर उसकी पोजीशन पता ना हो कि कौन से स्थान पे आएगा। एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं। अब जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, एग्जाम में उसे A4 साइज का एक पेपर मिलेगा, पेज, जिस पे वो रफ वर्क करता है। वो कहीं एक कोने में पूरे अल्फाबेट को लिख लेगा और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पूरा 26 तक गिनती करके लिख लेगा। और ये काउंट हो जाता है चीटिंग में, कि आप चीटिंग कर रहे हो। दूसरा, जिसे अपोजिट अल्फाबेट नहीं आते वो फिर वही करेगा, ए से लेके पहले एम तक लिखेगा और उसके बाजू में एन से लेके जेड तक लिखेगा, अपोजिट बना लेगा। ये भी किस में आएगा, चीटिंग में। और धोखे से जिसकी ड्यूटी उस हॉल में लगी हुई है आप पे नज़र पड़ गई, एक मिलेगी आपको चेतावनी कि ऐसी गलती दोबारा ना करना, और वो पेज आपसे वापस ले लेंगे, एक नया पेज फिर से देंगे। वहीं कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, फर्क पड़ेगा पूरा परीक्षा पे आपकी। मतलब जो कुछ हम पॉजिटिव करने भी वाले थे वहीं से नेगेटिव शुरू हो गया। अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई, परीक्षा शुरू होने से पहले एक वार हमारे ऊपर पड़ गया नेगेटिव, उसका असर केवल हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे ही पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने चोरी छुपे फिर से एक बार लिख लिया, एक बार चेतावनी मिलने के बाद फिर आपको निष्कासित कर दिया जाए और कहा जाए कि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो होंगे ना उनमें आप बैठ ही नहीं सकते। सोचो कितना इफेक्ट आप पे पड़ेगा एक छोटी सी गलती का।
तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं, वो हमें याद होनी जरूरी है, उनको हमें दिमाग में रखना जरूरी होता है। इसलिए हमेशा उन बातों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा जो बहुत जरूरी चीजें हैं या जिनके बिना तो काम चलना ही नहीं है, ये उन्हीं में से एक है। तो आइए शुरू करेंगे। अपोजिट अल्फाबेट और पोजीशन ऑफ अल्फाबेट कि कौन सा अक्षर का कौन सा अपोजिट है और कौन से अक्षर का स्थान क्या है, ये हम जानेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग से अब हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग मैंने क्या डाली थी? अपोजिट अल्फाबेट। गौर करना, अपोजिट अल्फाबेट से शुरू करेंगे और हमें कुछ ऐसे तरीके सीखना है ताकि हमें ये एहसास भी ना हो कि हमने याद कर लिया और याद भी हो जाए। तो हम अपोजिट अल्फाबेट के ऐसे कुछ बहाने सीखेंगे ताकि बिना कुछ ऐसा हमें फील किए कि हमने पढ़ा है या याद किया है, और ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो पहले मैं अपोजिट बना के लिख देता हूं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और आएगा एम। इस तरह से ये अपोजिट हो गए। फिर इसी के बाजू में लिख लें एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। ये हमने अपनी लाइफ में पहली और आखिरी बार ऐसा करना होता है। मतलब आज के बाद आपको दोबारा इस तरह का कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना ही आपको करना है। अब आपको करना क्या है? इनको याद। तो याद करने के दो तरीके, या तो कोई रट ले या फिर समझ ले या फिर बहाने से याद कर ले। वो एक सबसे बेहतर तरीका है। रटना ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि जितना आप चीज़ों को रटोगे, ये निश्चित तौर पे आप उतना ही जल्दी उसको भूलने वाले हो। तो इसलिए उस तरह से रटना नहीं होता है। चलिए तो देखते हैं कैसे हमें याद करना। इनको मैं कहने वाला हूँ ए फॉर अन्ना हजारे और जेड फॉर जिंदाबाद। अब ये एक बहाना हुआ याद करने का, कहीं नहीं लिखा कि यही कहना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ और हो सकता है तो आप वो भी कर लें। केवल हमें ऐसा कुछ याद करना है ताकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाए और हम उस बहाने से चीज़ों को याद कर लें। अब अन्ना हजारे जिंदाबाद नाम एक प्रचलित नाम है भारत के लिए। तो इन्हें दूसरा महात्मा गांधी भी कहा जाता है। बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो भारत की विकास के लिए और भारत के लिए बहुत जरूरी थे। तो इन्होंने काम किए हैं, तो नारे लगाना इनका कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे? अन्ना हजारे जिंदाबाद। अब यहाँ तीन इंद्रियों का प्रयोग करना है आपको। पहली इंद्रिय हमारे पास है मुंह, इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी इंद्रिय हमारे पास है आंखें, इसका भी प्रयोग करेंगे। और तीसरी इंद्रिय हमारे पास है कान, इसका भी प्रयोग करेंगे। इन तीनों इंद्रियों का जब हम पूरा प्रयोग करते हैं तो सारी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और एक इंद्रिय आप कम यूज करें, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो इंद्रिय आप बंद कर लीजिए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तीनों इंद्रियों का प्रयोग सबको करना है। देखना है, सुनना है और फिर बोलना है। चलिए तो क्या होगा? अन्ना हजारे जिंदाबाद, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। ये बात समझ आई? बार बार हम इसे रिवाइज करेंगे अभी। दूसरा, जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, दिया होगा, ठीक, आप जैसे ही किसी को गिफ्ट देंगे ना, तो गिफ्ट जो रैप करते हैं आप, तो वहां पे लिखा होगा बाय और यहां अपना नाम इनने दिया हुआ है, ऐसे लिखते हैं। या फिर वो स्टिकर यहाँ लगा देते हैं। तो हमें स्टिकर से मतलब नहीं कहाँ लगाना है, हमें तो शब्द से मतलब है। जिसने दिया है मतलब बी वाई, बाय का मतलब होता है के द्वारा। तो बी अपोजिट है किसका? वाई का। और वाई अपोजिट है किसका? बी का। तो एक बहाना मिला हमें याद करने का कि अरे ऐसे शब्द का हमने इस्तेमाल बहुत बार किया, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते थे। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई। इसको याद कुछ ऐसे रखेंगे कि लेटर लिखेंगे या गिफ्ट देंगे तो उसमें लिखते हैं बाय, जिसके द्वारा दिया गया। बी का अपोजिट उसमें वाई होगा, वाई का अपोजिट उसमें बी होगा। दो हमने कर लिए, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अन्ना हजारे जिंदाबाद, ए का अपोजिट जेड, जेड का हुआ ए। फिर आएगा लेटर लिखेंगे तो बाय, जिसमें बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। शाहरुख खान को जानते हैं? ठीक है, फिर दो मूवी हैं। ये है चेन्नई एक्सप्रेस
और ये है दिल वाले। चलिए, तो तीसरी जो यहाँ स्थिति है वो क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस। और अगला क्या है? दिलवाले। तो सी का अपोजिट एक्स, और एक्स का अपोजिट सी, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट। आप शाहरुख खान की जैसे ही मूवी आप देखेंगे तो एक चीज जरूर होगी। क्या? हाँ, देखो ऐसे इनको मिलाओ, एल, ओ, वी और ई, हुआ। तो एल का अपोजिट ओ, जो अगल बगल में है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, और वी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट वी। चलो वापस से आते हैं। सबसे पहले कौन? अन्ना हजारे जिंदाबाद। ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। लेटर लिखेंगे तो आएगा बाय। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। फिर मूवी शाहरुख खान की दो, पहली चेन्नई एक्सप्रेस, सी का अपोजिट एक्स और एक्स का हुआ सी। दूसरी दिलवाले, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी, हुआ लव। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। हमने उसको कंबाइन करके बना दिया लव। चलो ये हो चुका है। अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाएंगे। वो मिली लेकिन फालतू, तो फालतू यूनिवर्सिटी। मतलब एफ का अपोजिट क्या हुआ? यू, और यू का अपोजिट हुआ एफ। तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिली? फालतू यूनिवर्सिटी मिली है। चलिए, उस फालतू यूनिवर्सिटी के बाहर था एक रोड जिसका नाम था जीटी रोड। कौन सा रोड है? ये आपने पढ़ा होगा। किस में पढ़ा है? हिस्ट्री में पढ़ा होगा। किसने बनवाया था? बिल्कुल सही है। चलिए, तो फिर से रिवाइज करेंगे। अन्ना हजारे जिंदाबाद। ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। फिर आएगा लेटर लिखेंगे तो बाय। बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। शाहरुख खान की दो मूवी, पहली कौन? चेन्नई एक्सप्रेस। सी का अपोजिट एक्स और एक्स का हुआ सी। दूसरी दिलवाले, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। फिर हुआ लव। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। पढ़ाई करने जाएंगे फालतू यूनिवर्सिटी। एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। बाहर मिलेगा रोड। कौन सा? जीटी रोड। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। चलिए, फिर पढ़ाई लिखाई भी हो गई, रोड भी मिल गया। वो रोड पे चल रहे थे श्रीमान। इनको कंबाइन करो, एस एच आर आई। एक सम्मानजनक शब्द है। ये रोड पे चल रहे थे, आपको मिले। कौन मिले? श्री। तो श्री मतलब एस एच आर आई। अपोजिट वही जो आजू बाजू में है, अगल बगल में। एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आर का अपोजिट आई और आई का अपोजिट आर। तो श्री में जो चार अक्षर हैं, अगल बगल के दो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट हुए। चलिए, इसके बाद श्रीमान निकल गए। अब मिली झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी। क्यू का अपोजिट जे और जे का अपोजिट क्यू। तो क्वीन ऑफ झांसी मतलब क्यू का अपोजिट जे है और जे का अपोजिट क्यू है। वापस आते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। चलो, पहले कौन? अन्ना हजारे जिंदाबाद। फिर बाय मतलब बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। शाहरुख खान की पहली मूवी कौन? चेन्नई एक्सप्रेस। सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। दूसरी कौन? दिलवाले। डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। फिर क्या हुआ? लव। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। पढ़ाई हो जाने के, सॉरी, प्रेम हो गया। अब कहाँ गए पढ़ाई करने? कौन सी यूनिवर्सिटी? एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। फिर क्या मिला? रोड। कौन सा? जीटी रोड। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। वहीं पे फिर श्री, तो एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आर का अपोजिट आई और आई का अपोजिट आर। फिर झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी। क्यू का अपोजिट जे और जे का अपोजिट क्यू। चलिए, फिर आमिर खान की एक मूवी है पी के। पी के, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। तो आमिर खान की एक मूवी आ गई पी के। और फिर हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन? नरेंद्र मोदी। तो एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एम। ये हो गए हमारे अपोजिट अल्फाबेट। तो हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस बहाने से चीज़ों को याद रखना है।
रिवाइज करते हैं फिर से। चलिए क्या होगा, अन्ना हजारे जिंदाबाद, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, लेटर लिखा तो लिखेंगे बाय, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का हुआ सी। फिर आइए दिलवाला दिलवाले, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। फिर क्या हुआ, लव, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। फिर पढ़ाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी, फालतू यूनिवर्सिटी, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। फिर मिला रोड, जी टी रोड, जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। फिर कौन, श्रीमान मिले तो श्री, एस एच आर आई, जिसमें एस का अपोजिट एच, एच का हुआ एस, आर का हुआ आई, आई का हुआ आर। फिर कौन, झांसी की रानी मतलब क्वीन ऑफ झांसी, क्यू का अपोजिट जे और जे का अपोजिट क्यू। फिर आमिर खान की मूवी पी के, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। फिर हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन बन जाएगा। इस तरीके से आप अपोजिट अल्फाबेट को याद रख सकते हो। तो ये तो हुआ सीखना। अब दूसरा आता है काम, क्या सीख गए वास्तव में? तो अब हम उस चीज को देखेंगे थोड़े अलग तरीके से। अब आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा मतलब अभी ये जांचा जाएगा कि क्या वास्तव में आप इन बातों को सीख गए हो। तो चलिए अब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखने वाला हूँ और आपको उस अल्फाबेट को बोलना नहीं है, आपको केवल देखना है, मनन करना है, मतलब सोचना है, और उसका अपोजिट आपको बोलना है। मैं अगर यहाँ लिखूं Z तो आपको तुरंत बोलना है A, मैं लिखूं M तो बोलना है N, मैं लिखूं Q तो बोलना है J। मतलब डायरेक्ट आपको अपोजिट बोलना है। कितनी स्पीड में आपका दिमाग चल रहा है ये इससे आप टेस्ट कर पाओगे। चलिए तो सबसे पहले हाँ बताइए अपोजिट Y, बताइए C का X, फिर Y का B, फिर M का N, बिल्कुल सही, फिर D का W, फिर I का R, फिर R का I, फिर M का, फिर O का L, बिल्कुल सही, फिर V का E, बिल्कुल सही, फिर E का V, फिर I का R, फिर D का W, फिर Y का B, फिर A का Z, फिर Z का A, फिर C का X और X का C, फिर M का N, फिर O का L और L का O, फिर D का, फिर X का C, बिल्कुल सही, फिर R का I, फिर J का Q, बिल्कुल सही, फिर R का I, बिल्कुल सही, S का H, बिल्कुल सही, H का S, बिल्कुल सही, O का L, बिल्कुल सही, L का O, बिल्कुल सही। फिर बताइए यहाँ पर P का K, बिल्कुल सही, फिर R का I, सही जवाब, फिर D का W, बिल्कुल सही। फिर बताइए E का V, बिल्कुल सही, और V का E, बिल्कुल सही। फिर बताइए F का U, बिल्कुल सही, और U का F, बिल्कुल सही। फिर T का G, बिल्कुल सही, और G का T, सही जवाब। फिर बताइए H का S, सही है, और S का H, सही है। फिर बताइए T का G, बिल्कुल सही। बताइए Q का J, बिल्कुल सही, और J का Q, बिल्कुल सही, G का T, बिल्कुल सही, R का I, सही जवाब है। तो क्या सीख पाए? चलो तो हमने दो काम कर लिए, पहला हमने सीखने का, दूसरा क्या सीख पाए इसकी हमने परीक्षा भी ले ली। अब आपको एक और काम करना है, ये तीसरी अब जो स्टेप है वो तीसरा है, परीक्षा नंबर 2। अब आपको अपनी कॉपी निकालनी है। निकाल ली? खुल गई कॉपी? उसमें लिखो नाम। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कैसे आपको नाम लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम हो राजेश कुमार, किसी का नाम हो,
तो ऐसे उदाहरण के तौर पे आपको 5 नाम लिखना है। अब यदि आपके दिमाग में आता सर हम किसका लिखें, तो एक सिंपल सा काम है, आपके मित्र होंगे उनका नाम लिख सकते हैं, और किसी का कोई मित्र ही ना हो, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है, कहेंगे सर हमारा तो एक भी मित्र नहीं है, तो परिवार तो फिर भी होगा। चलो, तो माता का नाम लिख सकते हो, पिता का नाम लिख सकते हो, भाई बहन रिश्तेदारों का नाम लिख सकते हो। ऐसे बहाने से 5 नाम लिखना है, एक शर्त पे, लेकिन वो नाम ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसे नाम जरूर लिखो जो बड़े नाम हो, छोटे छोटे नाम हटाओ, क्योंकि छोटे से आप प्रैक्टिस भी कम कर पाओगे, बड़ा नाम होगा तो प्रैक्टिस ज्यादा होगी। मैंने लिखा राजेश कुमार, मान लो किसी का नाम है, ये एक नाम है, अब हमें करना है क्या, ऐसे 5 नाम लिखना है, और हर नाम के साथ आपको उसके नीचे अपोजिट अल्फाबेट लिखना है। कोशिश करनी है कि जो जो यहाँ पे नाम लिखें वो कैपिटल लेटर में लिखें, मतलब बड़े अक्षरों में लिखें। सुनिए, मैंने लिखा राजेश कुमार, अब इसके नीचे अपोजिट, आर का अपोजिट बताओ, आई, फिर ए का अपोजिट जेड, जे का क्यू, ई का नहीं वी, और एस का एच, एस और एच का एस, के का पी, यू का एफ, और एम का एन, ए का जेड, और आर का आई। बस ऐसे ही आपको 5 नाम अभी लिख के बताना है, लिखिएगा, उसके नीचे आप उनके अपोजिट कर दें। हो गए, सबने लिख लिए, कोई दिक्कत जा रही है, सभी बन गए अच्छे से, तो क्या माना जाए कि आप अपोजिट अल्फाबेट कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलो फिर अब हम सीखते हैं रीजनिंग का दूसरा पॉइंट। क्या था दूसरा पॉइंट? पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। तो अब हम सीखने वाले हैं कि हमें कोई भी अल्फाबेट हो तो उसकी पोजीशन क्या है या उसका नंबर क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में उसको क्या नंबर दिया गया। चलिए, यहां पर हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट।
चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए, बी, सी और डी। 4 अल्फ़ाबेट मैंने आपके सामने लिखे और एक थोड़ी सी साधारण एक बोलचाल की भाषा में यदि अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट ना कहा जाए तो हम बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? ए बी सी डी ही बोलते हैं। इस ए बी सी डी बोलने का मतलब हमने केवल 4 अक्षर नहीं बोले हैं। अगर कोई बोले कि आपको ए बी सी डी याद है क्या, तो उसके कहने का तात्पर्य क्या होता है कि केवल 4 अक्षर याद हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका तात्पर्य ये होता है कि आपको पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब 26 अक्षरों का ज्ञान है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इन 4 अक्षरों में हमने पूरे 26 अक्षरों को समाहित कर दिया है। उसी को हम ABCD का नाम देते हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आम बोलचाल की भाषा में ABCD कह देते हैं। तो यहाँ पर हम इनके नंबर को केवल 2 से 3 बार रिवाइज करते हुए याद करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी अल्फ़ाबेट हैं, शुरुआती अक्षर हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ए का नंबर 1 होगा, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। प्राइमरी अल्फ़ाबेट हैं, शुरुआत के अक्षर हैं, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिवाइज करेंगे। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। पीछे की ओर से कर लेते हैं। डी का नंबर 4, सी का नंबर 3, बी का नंबर 2 और ए का नंबर 1। अब बीच में से कर लेते हैं। बी का नंबर 2, सी का नंबर, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4। आराम से ये आपको याद हो जाएंगे और हो गए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्सा है, हमें एक सेट पढ़ना है जिसका नाम है इजोटी। इजोटी सेट। इजोटी सेट में आपको 5 अल्फाबेट मिले और ये सभी पांचों अल्फाबेट 5 के मल्टीपल वाले प्लेस पर आते हैं। जैसे पहला अल्फाबेट जिसका स्थान 5वां है, दूसरा अल्फाबेट 10वां है, तीसरा 15वां है, चौथा 20वां है और पांचवा 25वां है। तो एक सेट हमने पकड़ लिया जो 5 और 5 के मल्टीपल वाले स्थानों पे आते हैं या गुणज वाले स्थानों पे आते हैं। पहले ई आएगा तो 5वें स्थान पे, तो उसका नंबर 5 है। तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे, एजोटी सेट में ई पहले स्थान पे आएगा तो नंबर है 5, जे दूसरे स्थान पे तो नंबर है 10, ओ तीसरे स्थान पे तो नंबर 15 है, टी चौथे स्थान पे तो नंबर 20 है, वाई 5वें स्थान पे तो नंबर क्या 25 है। दो चीजें अभी हमने दो हिस्सों में कर ली। पहले हिस्से में 4 अल्फाबेट, दूसरे हिस्से में 5। पहला हिस्सा क्या है? प्राइमरी अल्फाबेट। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। दूसरा हमने पढ़ा इजोटी सेट। ई पहले स्थान पे तो नंबर 5, जे दूसरे स्थान पे तो नंबर 10, ओ तीसरे स्थान पे तो 15 है, टी चौथे स्थान पे तो 20 और वाई 5वें स्थान पे तो 25। क्या यहाँ तक कोई कष्ट है? बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें तीसरे हिस्से पे पहुंचना है। तीसरा हिस्सा हमें खुद बताएगा अक्षर कि मेरा नंबर ये है, मतलब ये खुद अब बोलने का काम करेगा। अक्षर कहेगा कि मुझे थोड़ा सा सुधारो, तो मैं आपको नंबर अपना दिखा दूंगा। कैसे? कुछ इस तरह, मैंने बनाया F, ये F बनता है ऐसे। मैं अगर आपसे कहूं कि इस F में इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, क्या नंबर बताया उसने? मतलब याद रखेंगे कि F को नीचे की ओर से कनेक्ट किया जाए तो F बन जाता है 6। तो F का नंबर खुद कितना हो गया? 6। इसके बाद चलते हैं, अब क्या बनेगा? G। G को करना होगा इरेज, ऊपर से मिटाना पड़ेगा। मिटाऊं मैं? यहां से देख लो, ये मैंने मिटा दिया। क्या नंबर बना? तो जी ने खुद बोला कि मेरा नंबर क्या है? 7। केवल उसे कुछ हमने चेंज करा है। हमने F को नीचे से कनेक्ट करा तो 6 बना, G को ऊपर से इरेज करा तो 7 बना। अब आते हैं H पे, देखना ध्यान से, इस तरह से H। और आपने डिजिटल क्लॉक देखी होगी, देखी नहीं देखी? लपकने वाली घड़ी, वैसे ही। चलो, तो यहां पर आप इसको कनेक्ट कर दो, ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर दो। क्या डिजिटल क्लॉक में आपने ऐसा कुछ देखा हुआ है? कौन होता है? तो अगर हम इसे याद रखेंगे तो कहेंगे डिजिटल क्लॉक में अगर देखा जाए तो H जैसे बना, ऊपर से नीचे से कनेक्ट करके वो 8 की तरह उसमें दिखाई देता है। तो H का नंबर क्या होगा? 8। अब चलते हैं, H के बाद क्या आएगा? I। और I को लिखो स्मॉल लेटर में। क्या ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में? ये कौन से नंबर की तरह दिख रहा है?
9, तो हम ये याद रखेंगे कि आई को स्मॉल लेटर में लिखा रहा है तो ये 9 की तरह दिखता है, तो आई का नंबर 9 हुआ। अब हमने 3 हिस्से कर लिए। आगे बढ़ने से पहले वापस आओ, फिर रिवाइज करते हैं। पहला हिस्सा क्या है? प्राइमरी लेटर का। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। दूसरा हमने अब जो स्थान बनाया वो इजोटी सेट का है। ई पहले स्थान पे 5, जे दूसरे स्थान पे 10, ओ तीसरे स्थान पे 15, टी चौथे स्थान पे 20, वाई पांचवें स्थान पे 25। तीसरे हिस्से में गए, ये अक्षर खुद बोलने लगे। एफ का नंबर नीचे से कनेक्ट करा तो 6, जी को ऊपर से मिटाया तो 7, एच को हमने ऊपर और नीचे से कवर करा तो बना 8, आई को स्मॉल लेटर में लिखा तो बना 9। यहां तक हमने कर लिया। और जे जोटी में दूसरे स्थान पे है तो 10। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब तीसरे उसी हिस्से को और आगे बढ़ाते हैं। और अब आप जानते हैं जे के बाद क्या आता है? के। देखो फिर, ये है 1, क्या ऐसे ही बनता है? और दूसरा एक और 1 है, इनमें हो गई लड़ाई। तो जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। इन्होंने मोड़ लिया है, लेकिन ये सीधा खड़ा अभी भी, ये मुड़ गया है। तो करना है क्या है? आपको थोड़ी सी ताकत लानी है अपने शरीर में। 2 हाथ, एक यहाँ पकड़ो इसका सिर और एक यहाँ पकड़ो इसका पैर और जोर से खींचो इसको, तो ये क्या होगा? 1 और 1, क्या बना? 11। तो हम ये कह सकते हैं कि के में 1 और 1 क्या है? 11 है। तो के का नंबर क्या होगा? 11 होगा। अब यहां से मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं, क्योंकि अगर मैंने यहां किसी भी लेटर में कोई नंबर आपको दिखाया तो आप इतना तो अंदाजा लगा ही लेंगे कि वो 11 के बाद का है, मतलब डबल डिजिट वाला ही कोई नंबर होगा। जैसे अगर मैं आपको किसी भी लेटर में दिखाऊं 3, तो आप उसका नंबर 3 थोड़ी सोचेंगे, क्योंकि 3 तो हो चुका। 3 नहीं, अब क्या सोचेंगे? 13, या फिर सोचेंगे 23, यही होगा। मैं यदि किसी लेटर में आपको 6 दिखाऊं तो या तो आप सोचेंगे अब 16 या सोचेंगे आप 26। आइडिया लगा लेंगे। चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब ध्यान दीजिए, के हमने बना लिया। अब यहां से देखो एल, क्या इसी तरह बनता है? थोड़ी सी आर्ट करनी है इसमें। कौन सा नंबर बना? 2। तो एल का नंबर मैंने 2 बना दिया, तो 2 नहीं, इसका नंबर क्या होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि एल में हमें 2 दिखा, तो 2 ना होकर उसका नंबर हो जाएगा 12। चलिए अब हम बढ़ते हैं एम की तरफ। क्या एम ऐसे ही बनता है? इसको 90 डिग्री रोटेट करो। अभी 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या एम ऐसे दिखेगा? तो एम का नंबर अगर सोचा जाए तो 3 की तरह दिख रहा, लेकिन 3 ना होकर क्या होगा? 13। तो हम कह देंगे इस एम का नंबर क्या हो जाना चाहिए? 13। अब हम आगे बढ़ने से पहले फिर पीछे आते हैं। चलिए, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। फिर हमने इजोटी सेट पढ़ा। ई का नंबर, क्योंकि पहले स्थान पे है, जे दूसरे स्थान पे तो 10, ओ तीसरे स्थान पे तो 15, टी चौथे स्थान पे तो 20, वाई पांचवें स्थान पे तो 25। याद हो चुका है। आगे बढ़े और तीसरे हिस्से पे गए तो अक्षर खुद बोलने लगे। एफ नीचे से कनेक्ट करा तो 6 बना, जी ऊपर से मिटा दिया तो 7, एच को ऊपर नीचे से कवर किया तो 8 और आई को लिखा स्मॉल लेटर में तो बना 9। जे जोटी में दूसरे स्थान पे तो 10 था ही। के में हमने देखा एक 1 सीधा है और एक मुड़ गया था, जिसे हमने पकड़ के सीधा करा था। तो के में 1 और 1 11। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर कोई लेटर आपको मैं दिखाऊं जिसमें कोई नंबर बने तो वो 11 के बाद वाला ही होगा। तो मैंने एल बनाया। एल में दिखा आपको क्या? 2, लेकिन इसका नंबर 2 नहीं, क्या होगा? 12। एम को मैंने कहा बनाओ और इसको 90 डिग्री रोटेट करो, तो एम बन गया 3, लेकिन इसका नंबर 3 ना होकर 13 होगा। बिल्कुल सही। अब और आगे बढ़ते देखिएगा। अब यहां पर हम m के बाद क्या आएगा? n, उसे बनाते हैं। ये n है। यदि n को मैं उल्टा करके बना दूं, उल्टा करके बनाने का मतलब होता है, इसे रीजनिंग की भाषा में कहेंगे वाटर इमेज। और जैसे रीजनिंग में कुछ भी नहीं अभी आ रहा है, वो सीधा कह दो n को उल्टा बनाना है।
उल्टा बनाएंगे तो हम इसे ऐसे बनाएंगे। क्या ऐसे बन सकता है? ये जो लास्ट वाली डंडी है इसे थोड़ा लंबा करो। क्या कुछ अंदाजा लग रहा है कि कोई ऐसा नंबर बनता है? तो हमने क्या सीखा, एन को उल्टा करके बनाया तो वो 4 की तरह दिखा, लेकिन उसका नंबर 4 नहीं, क्या होगा? 14 होगा। ओ इजोटी में तीसरे स्थान पे आएगा तो नंबर क्या है? 15। ये तो हमें याद है। अब कौन आएगा ओ के बाद? पी। चलिए तो अब पी की बारी है। पी ऐसे बनता है। इस पी को भी उल्टा करके बनाओ, और पी को उल्टा करके बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आपके मन में एक संदेह आएगा कि सर ये नंबर नहीं, ये तो अक्षर ही बन गया वापस से। लेकिन हमें तो नंबर बनाना है, तो एक और काम करना है। क्या? पी को हमने उल्टा करके बनाया तो अभी ये अच्छे से 6 की तरह नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आर्ट कर दो, ऐसे बना दो। क्या अभी ये 6 की तरह दिखने लगा है? तो हमने ये कहा कि पी को अगर उल्टा करके देखा तो ये 6 की तरह दिखा, लेकिन ये 6 ना होकर नंबर क्या बनेगा? 16 होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां बनाने वाला हूं क्यू। क्या क्यू ऐसे ही बनता है? चलो तो हमने एक लेटर को मिटाया था। किसको मिटाया था? जी को मिटाया था। तो क्या बना था? 7। इसको भी मिटाते हैं। क्या बना है? अभी भी 7 बना। मतलब मिटाते हैं तो 7 ही बनता है। वहां जी को मिटाया तो 7, यहाँ क्यू को मिटाया तो 7, लेकिन यहाँ 7 नहीं, क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो हम कह देंगे क्यू का नंबर क्या होगा? 7 दिखा तो 17। आगे बढ़ने से पहले फिर वापस आओ, रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही हर चीज का मूल तत्व है। चलो, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े। इजोटी सेट आएगा। ई पहले स्थान पे 5, जे दूसरे स्थान पे 10, ओ तीसरे स्थान पे 15, टी चौथे स्थान पे 20, वाई पांचवें स्थान पे 25। ये दूसरा हिस्सा भी कवर हो गया। तीसरे हिस्से में लेटर बोलने लगे। एफ को हमने नीचे से कनेक्ट करा तो बना 6, जी को ऊपर से मिटाया तो बना 7, एच को ऊपर नीचे से कवर किया तो बना 8, आई को लिखा स्मॉल लेटर में तो बना 9, और जे जोटी में दूसरे स्थान पे आया तो 10। के में एक सीधा है और एक टेढ़ा है, उसको हमने सीधा करा तो के में बना 1 और 1 11। अब बना क्या? एल। एल में दिखा 2 तो नंबर क्या होगा? 12। एम में दिखा रोटेट करके 3 तो नंबर होगा 13। आई को सॉरी एन को उल्टा करके हमने बनाया तो बना 4, लेकिन नंबर क्या होगा? 14। ओ इजोटी में तीसरे स्थान पे है तो 15। पी को पलट के देखा तो बना वो 6 की तरह, लेकिन नंबर क्या है? 16। और क्यू को मिटाए तो बन गया 7, नंबर क्या होगा? 17। चलो यहां तक हमने कर लिया। अब और आगे क्यू से आगे बढ़ते हैं। अब कौन आएगा? आर। तो देखिए आर में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये है आर। क्या आर ऐसे ही बनता है? ठीक। अब गौर करना, यहां से ये सर्कल लगभग पूरा है, इस सर्कल को हम पूरा कर दें। क्या कोई नंबर का अनुमान लग रहा है? कौन सा? याद कैसे रखेंगे? आर में एक ऊपर सर्कल पूरा है, नीचे सर्कल पूरा कर दें तो आर बन जाएगा 8 के जैसे, लेकिन वो 8 ना होकर क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो आर का नंबर 18 हुआ। चलो एस पर आते हैं। एस ऐसे ही बनता है। इस एस में ये ऊपर वाले हिस्से को पीछे से कनेक्ट कर दो। क्या ये किसी नंबर की तरह बना? 9। तो एस का नंबर 9 नहीं, क्या? 19 होना चाहिए। तो हमें याद हो चुका है कि आर में एक सर्कल ऊपर पूरा था, एक सर्कल हमने करा, तो आर का नंबर 8 दिखा, नंबर हुआ उसका 18। एस को पीछे से कनेक्ट करा तो हुआ वो 9, लेकिन उसका नंबर कहलाएगा 19। यहां याद हो चुका है। अब टी जो टी में आता है चौथे स्थान पे, तो टी का नंबर कितना? और क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो वहां टी क्या होता है? 20। ये मैच आपने देखे होंगे, T20 मैच आते हैं, तो T20 मैच के आधार पर भी आप ये कह सकते हो कि टी का नंबर क्या होता है? 20 होता है। तो सबसे आसान अगर कहा जाए तो टी आपको लगेगा। टी का नंबर आप शायद ही कभी भूलें। टी का नंबर योटी सेट में चौथे स्थान पे, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका T20 मैच, टी का नंबर 20 होता है। यू आप रेफरेंस में ले लीजिए, क्योंकि आपको याद है कि टी का नंबर 20 है और यू उसके बाद आता है, तो 20 के बाद क्या आएगा? 21। तो यू का नंबर आपको क्या मिल गया है? 21। और आगे बढ़ेंगे।
यू के बाद आपको क्या मिलेगा, वी। अब गौर करना, गर्दन थोड़ी आपको तिरछी करनी पड़ेगी। अब ऐसे करके देखना। चलो ये बताओ क्या बना। इसका मतलब है बी में भी 2 बना, तो इसका नंबर 2 नहीं 12 नहीं तो क्या होगा, 22 होगा। मतलब वी में हमने 2 बनाया, इसका 2 नहीं 12 नहीं तो वी का नंबर हुआ 22। और अगर इससे आगे बढ़े तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। इसमें कितना बनेगा, 3। तो इसका नंबर अगर रोटेट हम कर दें तो 3 की तरह दिखेगा, लेकिन डब्ल्यू 3 नहीं 13 नहीं तो क्या होगा, 23 हो जाएगा। यहां तक हमने कर लिया है। एक बार इसे रिवाइज करेंगे शुरू से लेकर। चलो, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। एक हिस्सा पूरा। दूसरा इजोटी सेट है। ई पहले स्थान पे 5, जे दूसरे स्थान पे 10, ओ तीसरे स्थान पे 15, टी चौथे स्थान पे 20 और वाई पांचवें स्थान पे 25। तीसरे हिस्से में अक्षर बोले तो सबसे पहले एफ नीचे से हमने कवर किया तो बना 6, फिर जी को ऊपर से मिटाया तो बना 7, एच को ऊपर नीचे से कवर किया तो 8, आई को स्मॉल लेटर में लिखा तो 9, जे जोटी में दूसरे स्थान पे है तो 10, के में 1 और 1 11 होता है, एल में दिखा 2 तो नंबर 12 हुआ, एम में दिखता है 3 तो नंबर 13 हुआ, एन में पलट के देखा तो दिखा 4 नंबर 14 हुआ, ओ इजोटी में तीसरे स्थान पे आता है तो 15 हुआ, पी को पलट के देखा तो 6 दिखता है नंबर 16 हुआ, क्यू को मिटाया तो 7 बना नंबर कितना 17 हुआ, आर में एक सर्कल ऊपर पूरा होता है, एक सर्कल हमने नीचे कर दिया तो आर बन गया 8 नंबर उसका 18 हुआ, एस को पीछे से कनेक्ट करा तो दिखा वो 9 की तरह नंबर उसका 19 हुआ, और T20 मैच या टी इजोटी में चौथे स्थान पर होता है तो टी का नंबर 20, यू उसके तुरंत बाद आता है तो 20 के बाद वाला 21 उसका नंबर हुआ, और वी में बना है 2 तो 2 नहीं 12 नहीं तो क्या हुआ 22 हुआ, और डब्ल्यू में दिखा 3 तो 3 नहीं 13 नहीं क्या हुआ 23 हुआ। यहां तक याद हो गया। अब आखिरी के 3 बचे, उनको याद करने के 2 तरीके हैं। चलिए, पहला तरीका क्योंकि हम जानते हैं कि y इजोटी सेट में आता है आखिरी में, तो नंबर कितना होता है 25। y से पहले कौन, x आता है, तो 25 से पहले 24 ही उसका नंबर होगा, और y के बाद कौन z आता है, तो 25 के बाद वाला 26 उसका नंबर होगा। हम इस तरह से कह सकते हैं कि x का नंबर 24, y का नंबर 25 और z का नंबर 26 होता है। क्या ऐसे याद रहेगा? एक और तरीका है। आपने 10वीं और 12वीं में जब आपने बोर्ड एग्जाम लिखा या बोर्ड एग्जाम दिया, तो आपने जब इंग्लिश का पेपर दिया तो उसमें एप्लीकेशन वगैरह आपको आती थी लिखने को, और जब एप्लीकेशन वगैरह आती थी तो नीचे आपको नाम लिखना होता था। कहा जाता था स्कूल की तरफ से कि नाम ना लिखना, क्या लिखना, XYZ। तो ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि XYZ का एक सेट था, जो हम 24, 25 और 26 के रूप में अब जानेंगे। तो याद करो उस समय हमने नंबर क्या लिखे होंगे, 24, 25 और 26, मतलब XYZ, तो 24, 25, 26 ये हमने लिखे होंगे। क्या याद हो चुका है? एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे टेस्ट वाला। चलिए, तो ए का नंबर, बी का नंबर, सी का नंबर, डी का नंबर, ये प्राइमरी लेटर हैं, इनको केवल हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, आसान थे ये। दूसरा है इजोटी सेट, तो ई का नंबर क्योंकि पहले स्थान पे है तो 5, जे दूसरे स्थान पे है तो 10, ओ तीसरे स्थान पे है तो 15 और टी चौथे स्थान पे है तो 20, वाई पांचवें स्थान पे तो 25। दूसरा हिस्सा पूरा किया। अब अक्षर बोले, एफ को नीचे से कवर किया तो 6, जी को ऊपर से मिटाया तो 7, एच को ऊपर नीचे से कवर किया तो 8 और आई को स्मॉल लेटर में लिखा तो 9, जे जोटी में दूसरे स्थान पे तो 10, के में बना 1 और 1, उनकी लड़ाई हुई थी हमने सीधा कर दिया उनको, एल में बना था 2 तो 2 नहीं 12 उसका नंबर होगा, एम में देखा 3 तो 3 नहीं 13 उसका नंबर होगा, फिर एन को देखा पलट के तो देखा 4, लेकिन नंबर उसका 4 नहीं 14 होगा, ओ तीसरे स्थान पे जो टी सेट में आएगा तो 15। यहां तक याद हो गया। पी को पलट के देखा तो क्या दिखा 6, लेकिन नंबर होगा 16, क्यू को मिटाया तो बन गया 7,
लेकिन नंबर क्या होगा 17। आर में देखा तो एक सर्कल ऊपर पूरा है, एक सर्कल हमने कर दिया, आर बन गया 8, लेकिन 8 नहीं 18 होगा। एस में पीछे से कनेक्ट करा तो बन गया 9, लेकिन 9 नहीं 19 होगा। और टी जो टी में चौथे स्थान पर है, और टी के लिए T20 मैच, उससे भी आपने याद करा कि टी का नंबर 20 है, तो यू उसके बाद आता है, मतलब यू उसके बाद आता है तो यू का नंबर 21 होगा। और उसके बाद आता है क्या, सॉरी, यहां u का नंबर कितना हुआ 21 हुआ। उसके बाद आता है v, तो v में बना था 2, तो 2 नहीं 12 नहीं क्या होगा 22। और w में बना था 3, तो 3 नहीं 13 नहीं तो हुआ 23। और उसके बाद आता है एक्स वाई जेड, तो पहला तरीका कि y जो टी में पांचवें स्थान पे तो 25 है, उससे पहले x आता है तो वो 24, और y के बाद z आता है तो वो 26। या 10th और 12th क्लास के हिसाब से आप याद रखो, बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखी थी, नाम लिखा था एक्स वाई जेड, याद रखो कि नंबर थे वो 24 25 और 26। क्या बन सकता है। अब दूसरा काम, अब होता है टेस्ट। कैसे करेंगे, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पहले बेसिक पार्ट में किया था। तो मैं यहां पर आपको एक उदाहरण देके बता देता हूं कि आपको करना क्या। चलिए मान लीजिए कि मेरे दिमाग में एक नाम आया है, ये मान लो विजय चौहान, एक नाम आया। इस बार मुझे उसके नंबर लिखना है, तो बताइए वी का नंबर, आई का नंबर, जे का नंबर, ए का नंबर, वाई का नंबर, सी का नंबर, एच का नंबर, ओ का 15, यू का 21, एच का 8, ए का 1 और एन का 14। ये आपको फिर यही 5 जैसे आपने पिछली बार नाम लिखे थे, फिर से आपको वैसे ही 5 नाम लिख के और ये प्रोसेस अब फॉलो करना है, ये काम कीजिए, करें।
हो गए? 5 नाम आपने लिख लिए होंगे, हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, तो एस के बारे में आपने पूछा। सबसे पहले एस तो ऐसा लिखा होगा, केवल याद रखेंगे कि ऊपर की तरफ से ये बॉक्स बंद कर देना या सर्कल बंद कर देना। तो ये ऊपर वाला सर्कल आपने बंद करा तो ये नंबर दिखेगा आपको 9। तो 9 नहीं, उसका नंबर मानेंगे कितना? 19। तो हम ये कह देंगे कि एस का नंबर 19 होता है इस आधार पे। चलिए, क्या आप सभी ने कर लिया है? कोई दिक्कत जा रही है किसी अल्फाबेट का नंबर सोचने में? बन रहे हैं सभी? चलो, अब यहाँ पे 5 मैंने नाम लिखे, उनके नंबर आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, हाँ, एस का नंबर 19, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12, के का नंबर 11, ए का नंबर 1 और आर का नंबर 18। चलिए, फिर एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1 और एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9। फिर ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12, बी का नंबर 2, फिर आई का नंबर 9, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, फिर बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, जे का नंबर 10, पी का नंबर 16, ए का नंबर 1 और आई का नंबर 9। इसी प्रकार एच का नंबर 8, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12, फिर एम का नंबर 13, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, टी का नंबर 20 और ए का नंबर 1। फिर एस का नंबर 19, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, जे का नंबर 10, ए का नंबर 1, वाई का नंबर 25, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12 और ए का नंबर 1। फिर बी का नंबर 2, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1, एस का नंबर 19, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12 और आई का नंबर। इस तरीके से आप किसी भी अल्फाबेट का नंबर बता पा रहे हैं। क्या कर लेंगे? और दोनों अगर साथ में पूछ लें तो कर लेंगे। मान लो एक नाम है और उसी में मैंने नंबर भी पूछा, उसी में अपोजिट भी पूछा, कर पाएंगे? चलिए, तो ये एक नाम है, इसमें आप बता देना। थोड़ा और बड़ा सा नाम लेते हैं इस बार। अब ठीक है, हमें तो बहाना चाहिए ना पढ़ने का। हमें किसी नाम से थोड़े ना मतलब है, हमें बहाना चाहिए, लंबा सा नाम मिले ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। चलो, पहले बताना है इनका नंबर और फिर बताना इनका अपोजिट और फिर बताना अपोजिट का भी नंबर। चलिए, पहले एम का नंबर, ए का नंबर, एच का नंबर, ई का नंबर, एन का नंबर, डी का नंबर, आर का नंबर, ए का नंबर, ठीक है, एस का नंबर, आई का नंबर, एन का नंबर, जी का नंबर और एच का नंबर, ठीक है, वी का नंबर 22, आई का नंबर 9, एच का नंबर 19, सॉरी, एस का नंबर 19 और एच का नंबर 8, डब्ल्यू का नंबर 23, ए का नंबर 1, के का नंबर 11, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18, एम का नंबर 13 और ए का नंबर 1। एक काम हो गया। अब इन्हीं के अपोजिट, तो एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी, फिर एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर का अपोजिट
आई, और ए का अपोजिट, फिर एच का अपोजिट, एच, आई का आर, एन का एम, जी का टी, एच का एस, वी का ई, और आई का आर, फिर एस का एच, एच का एस, डब्ल्यू का डी, सॉरी डी, और ए का जेड, के का पी, ए का जेड, आर का आई, एम का एन, ए का, अब इनके नंबर चलिए, तो एन का 14, जेड का, एस का, बी का, एम का, डब्ल्यू का, आई का, जेड का, एच का, आर का, एम का, टी का, एस का, ई का, आर का, एच का, एस का, डी का, जेड का, पी का, जेड का, आई का, एन का, और जेड का। काम समाप्त हुआ। रीजनिंग में हमें ये दो बेसिक पॉइंट आने बहुत जरूरी हैं। इससे क्या होता है, अल्फाबेट से संबंधित जितने भी सवाल रीजनिंग में बनते हैं आप आसानी से उन्हें सुलझा पाओगे। क्या कर पाएंगे ऐसे? चलो, तो ये तो था रीजनिंग का बेसिक, याद हो चुका है। अब हम चलेंगे मैथ्स पे, क्योंकि पढ़ाई का तरीका अल्टरनेट होगा। अगर रीजनिंग का हमने कुछ पढ़ा और पूरा हो गया तो अब वापस आएंगे हम मैथ्स पे, और मैथ्स अगर पढ़ा और पूरा हो गया तो वापस आएंगे